आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। और इस समय अपनी चर्चा के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा से डॉक्टर राकेश पंत और मनोज पांडे। नमस्कार लिसनर्स। मैं डॉक्टर राकेश पंत। और मैं मनोज पांडे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में हम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल पर चर्चा करेंगे जो ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, और इसके विषय में जो भारत में उच्च शिक्षा, शोध और ज्ञान तक समान पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम ये कहेंगे कि एक ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो भारत में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, रिसर्च और नॉलेज तक समान पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। जैसे ONOS है जो आज के समय में हायर एजुकेशन या रिसर्च में जो हमारे ई जर्नल्स, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स या ई रिसोर्सेज की जो अत्यंत आवश्यकता है, वो क्या होते हैं, हमें सब्सक्राइब करने में उनमें बहुत कॉस्ट लगती है सर। इसी कारण क्या है, कई कॉलेज, कई विश्वविद्यालय इन तक पूरी पहुंच नहीं बना पाते। इसी समस्या के समाधान के लिए ONOS योजना लाई गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो विश्वविद्यालय या कॉलेज बजट की कमी के कारण इन जर्नल्स को या इन जो शैक्षणिक संसाधन हैं या ई रिसोर्सेज हैं, लागत इनकी बहुत ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इनको परचेज़ नहीं कर पाते, तो उन तक भी ये संसाधन पहुंचाने की एक योजना है भारत सरकार की, गवर्नमेंट की। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब जैसे हम कहते हैं ONOS नॉर्मल, हम इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि देश के सभी योग्य शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए एक साझा राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन है। यानी सरकार द्वारा यह एक ऐसा बड़ा कदम है और एक ऐसे बड़े स्तर पर समझौता करके प्रमुख प्रकाशकों के ई जर्नल्स और डेटाबेस इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि पूरे देश के छात्र, शिक्षक और शोधार्थी समान रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये रिसोर्स शेयरिंग है, कि मतलब इसमें पर्टिकुलर किसी एक संस्थान या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किसी संस्थान द्वारा कि ये सारे जर्नल्स या शोध पत्रिकाएं या ई डेटाबेस इन्होंने परचेज़ कर लिया है, और परचेज़ करने के बाद ये इसको या इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, और इनको ये जो इनके साथ जो जुड़े हुए संस्थान हैं या जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ये इनके अपने जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे, उनको ये अपना इन सब डेटाबेस का सब्सक्रिप्शन दे देंगे बहुत कम दामों में, जिससे इनको एक साथ एक ही जगह पर ये सारा डेटा उपलब्ध हो जाए और इसका यूज अधिक से अधिक हमारे जो रिसर्चर्स हैं या हमारे जो शिक्षक बंधु हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल सर, हम ये कह सकते हैं कि ONOS के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है, जैसे हम पहला कह सकते हैं, ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब है कि इसमें हर व्यक्ति, वो जो चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, मतलब जानकारी को और शिक्षा को पाने का उसको बराबर मौका मिले। बिल्कुल, इसको हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जानकारी पाने के लिए वंचित ना रहे। सबको पढ़ने, सीखने और जानने की सुविधा समान रूप से मिले। एक सरल शब्दों में ये कह सकते हैं हम इसको। मतलब इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर कहूँ लाइब्रेरी के परिप्रेक्ष्य में, कि अगर एक विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, क्या वहाँ का जो पुस्तकालय है सभी छात्रों को किताबें, ई बुक और इंटरनेट की सुविधा देता तो है ही है, तो वह ज्ञान तक समान पहुँच कहलाएगी। बिल्कुल, ठीक है, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। इसका क्या है, पुस्तकालय विभाग का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है सर। इसको लोगों तक पहुंचाना या अपने रिसर्चर्स को बताना, अपने शिक्षक बंधु को बताना, अपने स्टूडेंट्स को बताना। मतलब हम एक समान तरह से हम अपने जो हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो या हमारे लाइब्रेरी के यूज़र्स हैं, उन तक हम समान तरीके से उनको रिसोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल लाइब्रेरी बिल्कुल, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में हम ये कह सकते हैं, जब पढ़ाई की सामग्री ऑनलाइन मुफ्त जो उपलब्ध होती है, तो दूर दराज गाँव तक हम छात्रों को आराम से इसकी क्या दे सकते हैं, एक तरह की सीख दे सकते हैं कि यह एक बहुत अच्छी सीख है। शहर के छात्रों की तरह सीख दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ई रिसोर्सेज का जो माध्यम है, मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है,
जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो अगर मैं हम कहें एग्जाम्पल है, वो है कि उस सामग्री को हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, ऑनलाइन सामग्री, और जिसे दूर दराज गांव का छात्र भी शहर के छात्र की तरह उस चीज़ को सीख सकता है। मतलब जो शहर का छात्र आसानी से सीख पा रहा है, कहीं भी जा करके किसी प्लेटफॉर्म में जा करके सीख पा रहा है, तो ई रिसोर्सेज के माध्यम से या ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से तो दूर दराज का गांव का व्यक्ति जो वहाँ नहीं जा सकता वो भी उसे आसानी से सीख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इसका एक एग्जाम्पल और कह सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल हमारे दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, तो उनको ब्रेल किताबें जो हमने देखी है या ऑडियो बुक्स जो हैं, इसको हम उपलब्ध बहुत आसानी से करा सकते हैं, जिससे क्या हो, ज्ञान तक उनका क्या होगा, समान पहुंच तक वो बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब कि जो ये ब्रेल किताबें हैं, जो बच्चा दिव्यांग बच्चा है, जो दृष्टिबाधित बच्चा है, जो बच्चा किताबों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको नहीं पढ़ पा रहा है, ब्रेल के कारण पढ़ पा रहा है, तो उन ब्रेल लिपि को या उन बुक्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर करके हम उस तक ये संसाधन ई माध्यम से उस तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो अगर उसे दिख नहीं रहा है तो वो सुन के भी उस चीज़ को पढ़ सकता है, सुन के भी उसे याद कर सकता है और अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। बिल्कुल, हम इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि इसका एक उद्देश्य हम ये भी कह सकते हैं कि यह शिक्षा और शोध की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है इससे। शिक्षा और शोध की गुणवत्ता में सुधार से मतलब यही कहेंगे कि ठीक है, इसे अगर हर व्यक्ति पढ़ रहा है तो मतलब हम इसे कह सकते हैं घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा। इसका मतलब यही है गुणवत्ता में सुधार। जो हम ई संसाधन जिसमें आदमी व्यक्ति का रिसर्च में व्यक्ति को ज़्यादा दूर दूर विश्वविद्यालय में जा कर के फिजिकल फॉर्म में जर्नल्स पढ़ने पड़ते थे, या अलग अलग जा कर के दूसरे विद्यालयों में जहाँ कुछ बुक्स उनके मतलब कि उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, दूसरी विश्वविद्यालय में हैं या दूसरे लाइब्रेरीज में हैं, तो वो उनको एक ही प्लेटफॉर्म में ई माध्यम से उपलब्ध हो जा रही हैं, जिससे रिसर्च का उनका टाइम सेव होगा। सेव द टाइम ऑफ द रीडर जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ मिल जाएगा, और जिससे उनके एजुकेशन में और रिसर्च में गुणवत्ता में सुधार तो होगा ही होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने रंगनाथन जी का आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सेव द टाइम्स ऑफ रीडर। सबसे अच्छा इसका एक अच्छा उदाहरण है। हम ये भी कह सकते हैं जो संस्थानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ हैं सर, वो भी इससे कम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि संस्थानों में अगर हम इतने महंगे महंगे जर्नल्स लेंगे तो वो बजट हमारा, फिर हम उससे सिर्फ यही खरीद पाएंगे, दूसरी चीज़ें नहीं, क्योंकि हमारा जो माध्यम है वो लिमिट है, बजट लिमिट है। हमें कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक काम की वस्तुएं लेनी होती हैं, या जिससे हम अधिक से अधिक फ़ायदा जिससे हम लोगों को पहुँचे। तो इससे हम अगर जब रिसोर्स शेयरिंग होगी तो हमें कहीं ना कहीं पर ये लागत में कमी तो आएगी इन सब के सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि वो एक लॉट में ही सब खरीद लिया जाएगा सभी के माध्यम से, और थोड़ा थोड़ा करके कि वो सबको अमाउंट बांट दी जाएगी और उसी अमाउंट के तहत सभी को आपस में मिल जाएगा। बिल्कुल, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस था ONOS के पीछे, इससे क्या होगा, भारत को ज्ञान आधारित जो समाज है के रूप में भी एक सशक्त बनाना। सबसे अच्छा उद्देश्य एक ये भी कह सकते हैं हम कि भारत क्या होता है, भारत को हम ज्ञान आधारित समाज के रूप में भी सशक्त बना सकते हैं इससे। जो लोग अच्छे से पढ़े लिखे हों और नई चीज़ें सीखें, तकनीकी का सही उपयोग करें, तो ऐसा समाज ज्ञान आधारित समाज कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि जब स्कूल कॉलेज और जो विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है तो छात्र ज्ञानवान बनते हैं, और देश को शिक्षा से अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे शिक्षक बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे। बिल्कुल, जैसे डिजिटल इंडिया का हम उदाहरण लें तो अगर ऑनलाइन पढ़ाई या ई लाइब्रेरी और डिजिटल कोर्सेज से जैसे गांव का छात्र भी शहर जैसे ज्ञान आराम से पा सकता है। तो ONOS का सबसे बड़ा यही लाभ है कि छोटे और दूर दराज के संस्थान भी अब वही संसाधन उपयोग कर सकेंगे जो बड़े से बड़े संस्थान करते थे, जिससे उनके एजुकेशन में या शैक्षणिक असमानता कम होगी और प्रतिभागों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। बिल्कुल, यह क्या है सर, इसका हम ये एक बेनिफिट ये बता सकते हैं या सबसे बड़ा लाभ ये बता सकते हैं कि इसमें जो भी नवीनतम शोध है, जो भी नए हमारे जो नए रिसर्च हैं, जो नए रिसर्च हमारे गए हैं, उनका हम सीधी पहुंच बना सकते हैं, जिससे क्या है हमें बहुत बेनिफिट, जिससे हम अगर उन पर नहीं सीधे पहुंचें तो हमें उनसे काफ़ी सीखने को मिलेगा। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट की भी क्या होती है, इससे गुणवत्ता में सुधार होता है सर। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब आप कहेंगे कि नवीनतम शोध लेखों तक सीधी पहुंच, सीधे एक शब्द में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो हमारे जो नए जो रिसर्च आर्टिकल्स जो पब्लिश हो रहे हैं वो
डायरेक्ट ई रिसोर्सेज के माध्यम में हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी, क्योंकि पब्लिश होने में टाइम लगता है, जर्नल छपेगा तो जो भी चीज़ है वो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइम लग जाता है, वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर ई रिसोर्सेज के माध्यम से जल्दी नए से नई रिसर्च के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल सकती है ONOS के माध्यम से। बिल्कुल सर, और इसका एक सबसे अच्छा लाभ वो है सर, जो हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर हैं जो, या कॉम्पिटिटिव जो हमारे बच्चे पेपर देते हैं, उनमें इसकी एक बेहतर तैयारी हो सकती है उसके लिए। क्योंकि हमें पता है कि आज का जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर आता है वो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट न्यूज़ पर आता है। इससे हम अपनी उस कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करें तो हमारे लिए बहुत एक अच्छा हो जाएगा कि हम आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं उस पेपर को। हाँ, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगे, नए रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च जर्नल्स, ई बुक्स, ये सभी इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगी, तो वो स्वाभाविक बात है बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स होंगे, ये सभी चीज़ें नई लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी उनको समय पे मिल जाएगी, और पुराने जो पब्लिश हुए जर्नल्स हैं या पुरानी जो जानकारियां हैं, जो पुरानी ऐतिहासिक वो रिकॉर्ड्स हैं, वो उनके बारे में भी उनको इसमें जानकारी मिल जाएगी। साथ ही हमारे जो रिसर्चर्स हैं और जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, इनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इनकी रिसर्च में और इनको पढ़ाने में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शोध हैं उसकी भी बहुत अच्छी पहुंच हो सकती है, हमें आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, और शोध जो कार्य हैं उनमें गति और गुणवत्ता बहुत अच्छी आ सकती है। क्योंकि जो हम कहते हैं कि हम जो शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं, अगर हमें पता है जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि उसमें हमारे कहाँ तक रिसर्च, कौन सा उसमें रिसर्च गैप है, जिससे हम अपने रिसर्च को शुरू कर सकते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ONOS में लाइब्रेरी की भूमिका इससे अत्यंत महत्वपूर्ण लगती है। मतलब इसमें जो लाइब्रेरियन है, मतलब जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, या जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, वो जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, या जो हमारे यूज़र्स हैं को ई रिसोर्सेज के उपयोग हो गए, उनकी सर्चिंग टेक्नोलॉजी हो गई, रिसर्च स्किल्स का मार्गदर्शन देंगे। इस तरह पुस्तकालय ONOS और यूजर्स के बीच का एक पुल की तरह काम करेगा। मतलब बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। ये हमारे पुस्तकालय और ONOS और जो उपयोगकर्ता हैं उनके बीच में एक सेतु की तरह काम करेगा। अगर ये ना हो तो हमारे रिसर्चर को या हमारे स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाएगा कि हम ONOS का कैसे यूज करें। क्योंकि हमें पता है कि ONOS हम डायरेक्ट अपने मोबाइल या लैपटॉप में सीधे ON का जो ऐप है डायरेक्ट डाउनलोड करके या हमारे वेब के थ्रू इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये एक IP बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिससे हम ONOS की सुविधा ले सकते हैं। जो इनके जो सब्सक्राइब्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने या जिन कॉलेज ने इसको ONOS प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है, या ONOS ने इनकी अपना सब्सक्रिप्शन इन लोगों को दिया है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के IP एड्रेस पे ही आकर के, जो उनके ई संसाधन के जो IP एड्रेस हैं वहीं पर आकर के, या उन IP एड्रेस का यूज़ करके ही इस ONOS प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम सीधे कहेंगे कि जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो भी है लाइब्रेरीज़ कहें या लाइब्रेरी प्रोफेशनल कहें या लाइब्रेरियन बोलें, वो सब ONOS और उपयोगकर्ता जो हैं, यूज़र्स हैं, उनके बीच एक सेतु का काम करेंगे। और हम जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में ONOS जैसी पहले भारत की आत्मनिर्भर और ज्ञान संपन्न राष्ट्र बनाने में सहायक है। मतलब ये योजना केवल संसाधनों की ही उपलब्धता नहीं बढ़ाती है, बल्कि शोध और संस्कृति को भी मजबूत करती है। बिल्कुल सर, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ डिजिटल युग में ONOS जैसी पहले भारत को आत्मनिर्भर और ज्ञान संपन्न राष्ट्र बनाने में सहायक है, और यह योजना केवल संसाधनों की ही नहीं उपलब्धता बढ़ाती है बल्कि सोच संस्कृति को भी मजबूत करती है। ठीक है सर, तो हम अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम करते हुए अपने सभी छात्रों को, शिक्षकों को और अपने रिसर्चर्स से हम यही अपील करेंगे कि वे ONOS के अंतर्गत उपलब्ध जो ई संसाधन का डिजिटल डेटाबेस, जो अन्य डेटाबेस हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने ज्ञान को, नवाचार और शोध को नई ऊंचाई तक पहुंचाएं और अपने को भी इससे लाभान्वित करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम लोगों ने जो यह ONOS का अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सभी स्टूडेंट और सभी रिसर्चर्स और हमारे सभी शिक्षक बंधु इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और हम इससे बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अगर हम इसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज करें। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।